हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके पहले हमने देखना पड़ेगा इसका काउंटर फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस। तो क्या है फिजिकल प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते हैं। न्यू का मतलब उसकी कंपोजिशन या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड द रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, देयर मे बी चेंज इन फिजिकल स्टेट मेनली, but may also change in temperature, density, color, means change in physical properties। यहाँ पर हम मेन चीज देख रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस जो हमने लिया इस इंटरेक्शन के लिए वो कोई चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। एज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आइस को निकाल कर फ्रीजर से हमने बाहर ओपन में रखा, या सपोज चलिए हमने थोड़ा उसको हीट किया, क्या चेंज दिखने को मिलता है? जो सॉलिड आइस है ये कुछ सेकंड्स के बाद मेल्ट करके वाटर बन जाता है। थोड़ा और उसको हीट करें प्रॉपरली तो क्या होता है, जो वाटर लिक्विड था वो वेपर बन के एस्केप कर गया सराउंडिंग में। चलिए उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भागने नहीं देते हैं। तो क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस की बात यहाँ इसका रिवर्स भी कर सकते हो। जबकि आप लिक्विड वाटर को फ्रीजर में डाल देते हो, आइस बन जाता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये फिजिकल प्रोसेस ही है, फिजिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनी, वेदर इट इज आइस और वाटर और वेपर यानी स्टीम। हर एक का जो कंपोजिशन है, जो साइंटिफिक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो H2O ही रहेगा, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसियस स्टेट। ये कॉमन सा एग्जांपल जिसमें हम देख पाएंगे कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुई। और यहीं पे इसकी रेफरेंस से जब आप आते हो केमिकल रिएक्शन की बात, तो इट इज द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंसेस। कैसे समझेंगे? वहां पर भी तो सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर कुछ अलग अलग चीजें थी, जो वेपर बना शायद कुछ अलग चीज थी। तो सम न्यू सब्सटेंसेस कैसे मानेंगे? विद डिफरेंट इंपॉर्टेंट तौर पे देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी एज वेल एज फिजिकल। न्यू सब्सटेंसेस कब मानेंगे? जब उसकी केमिकल जो हमने लिया था उसके कंपैरिजन में जो नई चीज बनी उसकी केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एक रिएक्शन है। एज फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज को बर्न करते हो, कैंडल को आपने बर्न किया, बर्निंग ऑफ कैंडल या कोई भी फ्यूल, शुरुआत में क्या है, वो सॉलिड वैक्स की चीज है। आपने लिट किया, उसको जलाया, जलना शुरू हुआ, ऑब्वियसली थोड़ा सा पोर्शन मेल्ट होके नीचे गिर रहा है, वो वाला थोड़ा सा जो मेल्ट होके नीचे गिर रहा है वो फिजिकल है। बट उसको अगर इग्नोर करें या एज इट इज देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडल है वो गायब हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ चला गया? चलो देखें, एक तो लाइट मिली हमें, एनर्जी मिली हमें, और ऊपर में थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा ब्लैक एंड टाइप की चीज बन रही है, सब्सटेंस डिफर कर गया। एक ऊपर में पेपर का टुकड़ा लेते हैं व्हाइट कलर का, जो फ्लेम आ रही है उसके सेफली थोड़ा ऊपर, तो क्या दिख रहा है कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की डिपॉजिट कुछ हो रही है। फ्लेम पे नहीं है वरना जल जाएगा, थोड़ा अलग हटके थोड़ा ऊंचा करके रखेंगे, आपको मिलेगा ब्लैक कलर का डिपॉजिट, ये कार्बन है। हाथ से छुओ, पाउडर टाइप का सब्सटेंस आपको दिखेगा। तो क्या था, शुरुआत में वैक्स थी, कुछ और था, और जो बर्निंग की प्रोसेस हुई, जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें कुछ और सब्सटेंस मिली। पर जो बर्निंग का मतलब होता है उस सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हमेशा बर्निंग या कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन उस सब्सटेंस का। जैसे अब बात कर लो CH4 मीथेन गैस होती है, इसको हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। खैर सब्सटेंस में एनर्जी की बात नहीं आएगी, लेकिन आपने क्या क्या चीजों को इंटरैक्ट कराया, CH4 को और O2 को, ये मीथेन गैस होती है, ये ऑक्सीजन गैस है। जो प्रोडक्ट आपका रिएक्शन के बाद आया वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। देखिए यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, कार्बन
एंड हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, केवल ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। और जो यहाँ प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो क्लियर है कि केमिकल कंपोजिशन जो उसकी है वो चेंज हो गई। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, केमिकल रिएक्शन। सो वी हैव सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इवन इन आवर डेली लाइफ। हमारे आसपास की चीजें हो रही है जहाँ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो इन एग्जांपल से आप समझ सकते हो। सबसे सिंपल, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, फ्यूल और एनी सब्सटेंस को आप बर्न करते हैं, जो अभी हमने कैंडल देखा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऑब्जेक्ट को बाहर अगर खुला छोड़ देते हैं एज इट इज, तो क्लाइमेटिक फैक्टर से, एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से दैट गेट रस्टेड, इट इज केमिकल रिएक्शन। कटलिंग ऑफ मिल्क, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह जो होती है, रखे रहने पे जो चीजें खट्टी हो जाती हैं, खासतौर पे खाने पीने की पनीर वाली चीज या स्वीट वाली चीजें, वो फर्मेंटेशन की वजह से। ये सारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हम कैसे समझेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ, कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। सो हियर आर द लिस्ट। कैसे समझेंगे, देयर मे बी चेंज इन फिजिकल स्टेट, देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर, देयर मे बी चेंज इन कलर, देयर मे बी चेंज इन ओडर और टेस्ट। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, टेस्ट आपको नहीं करना है, उसके लिए सेपरेट दूसरी चीजें हैं, बट दिस इज अनदर वे ऑब्जर्वेशन जिसे हम समझ सकते हैं। देयर मे बी इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, रिएक्शन से गैस रिलीज हुआ, वो दिख भी सकता है, या अगर अंडर वाटर हम रखते हैं तो वहां पर बबल्स के रूप में दिखते हैं, या किसी रिएक्शन में देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड जिसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल, वर्ड थोड़ा नया है लेकिन इसका कॉमन एग्जांपल, जैसे आपने मिल्क लिया, उसमें नींबू का एक्सट्रैक्ट आपने निचोड़ के छोड़ दिया, नींबू का रस गार दिया, क्या दिखता है, दूध, कॉमन वर्ड में कहें तो फट गया। क्या दिखता है फटने के बाद, कुछ लिक्विड और उसके साथ कुछ सॉलिड चीज बन गई, जो सॉलिड है वही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। जिस तरीके से हमने इसको किया है केमिकल रिएक्शन, उस कॉमन तरीके से जिससे हमने अकर करवाया है, अगर उन सिचुएशंस को रिवर्स करें वो चीजें वापस करेंगी। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इररिवर्सिबल होती है, वापस नहीं आती है सिचुएशन को रिवर्स करने पे। So the observations that determines the occurrence of a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस लिए जाते हैं आपस में इंटरेक्शन के लिए, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंसेस और सब्सटेंस टेकन फॉर इंटरेक्शन विद ईच अदर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो इंटरेक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन में इंटरेक्शन के बाद जो चीज बनती है, फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है, वो कहलाती है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंटरेक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखें कि इसको लिखने का तरीका क्या है। ये जो लिखने का तरीका होता है वो पूरी सेंटेंस, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है, वर्ड नेम भी नहीं लिखना होता है, इसको स्पेसिफिक सिंबल्स या केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से हम लिखते हैं। क्या कहलाता है ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, अगर एलिमेंट है तो सिंबल्स की बात आएगी, और अगर कंपाउंड है तो केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड, मतलब एज ए रिएक्टेंट और प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोडक्ट। ये जो एक सिंपल सिस्टमेटिक तरीका हुआ, सिंपलेस्ट मोस्ट, जिसमें हमने सिंबल्स और केमिकल फार्मूला की हेल्प से उस पूरी इंफॉर्मेशन को बताई है, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन क्विक लाइम, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म स्लैक्ट लाइम। इस स्लैक्ट लाइम का केमिकल जो नेम है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, मतलब टेम्परेचर में चेंज, जो कि वन ऑफ द फीचर था, ऑब्जर्वेशन था केमिकल रिएक्शन का, ये भी बात हो गई।
तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को अगर हमने लिखना है एज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन तो क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट में आपने क्या लिया है? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला आ गया, एंड वाटर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो गया CaO प्लस H2O। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके देंगे, एरोहेड देखें, देंगे क्या चीज? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम और हीट भी इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस का जो प्रोड्यूस हुई उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यहां पर केमिकल इक्वेशन में क्या है समझने वाली बात कि जो सब्सटेंसेस आपस में इंटरेक्ट के लिए गए हैं, मतलब जो रिएक्टेंट हैं, वो एरोहेड के लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। एरोहेड के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के फॉर्मूले बीच में प्लस साइन के साथ, अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो जितने भी सब्सटेंसेस हमने रिएक्टेंट के तौर पे लिए हैं उनके फॉर्मूले के बीच में प्लस साइन। फिर एरोहेड के दूसरी तरफ डायरेक्शन देखिए, एरोहेड के दूसरी तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट क्या है, उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल। ये एक सिस्टमैटिक स्कीमेटिक सिंबॉलिक तरीका है, सिंपल बोस, किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए, केमिकल रिएक्शन की अकरेंस के लिए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर्मेट। ओके, गॉट इट। यहां पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सब्सटेंसेज हम ले रहे हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, एक तो आपको बताया लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा। इसके अलावा इसमें इन सब्सटेंसेज की जो इंटरेक्ट के लिए गए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तौर पे बन रहे हैं, ये इनके फिजिकल स्टेट और क्या कंडीशंस होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन वो भी इंडिकेट करती है, वो भी इंडिकेट करेगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, फिजिकल स्टेट, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ मिक्स होके दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट भी हमारे पास है, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसमें आपको हीट करने की जरूरत पड़ती है, वहां एरोहेड के ऊपर ट्रायंगल का साइन या हीट वर्ड दे सकते हैं। किसी में किसी खास टेम्परेचर तक हीट करने की जरूरत पड़ती है, वो टेम्परेचर केल्विन में मेंशन करेंगे, एरोहेड के ऊपर लिखा जाएगा। या किसी सब्सटेंस में उसकी सपोर्ट के लिए, रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए जो सब्सटेंस लिए जाते हैं वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कहते हैं कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट अगर जरूरत है किस लिए, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर दें, हमारी जरूरत के आधार पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, हमारी जरूरत के आधार पे डिक्रीज स्लो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कैटलिस्ट कहेंगे। वो कैटलिस्ट भी एरोहेड के ऊपर लिखे जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट, कंडीशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या क्या टेम्परेचर की जरूरत है, क्या प्रेशर की जरूरत है, क्या कैटलिस्ट की जरूरत है, एक केमिकल इक्वेशन वो सारी चीजें बताता है, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स थोड़ा डिटेल्स में आते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या देखा था हमने, एक सिंपल सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब एक बात आ रही है यहां पे, स्केलेटल, the chemical equation in which reactants and products are written with the help of their symbols and formula simply, simple। अब क्या डिफरेंस है वो अगले पॉइंट में मिलेगा, that is called skeletal। it may or may not be balanced, यही वर्ड आगे आपके पास आने वाला है। बैलेंस अगर है तो क्या है, पहले यहां पे देखें कि it may or may not be balanced। as for example, कैल्शियम सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड जब इंटरेक्ट होता है तो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कैल्शियम और वाटर के इंटरेक्शन से। ठीक है, सिंपल, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कितना सिंपल सा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, इनफैक्ट एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट जब जो देती है केमिकल इक्वेशन, वहां जब आते हैं तो बात आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या भाई, इट इज द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इन द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड आर एग्जैक्टली इक्वल ऑन बोथ साइड्स। बोथ मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ, एरो के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के जो नंबर्स टोटल हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। क्यों? इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में ये भी चीज देखा था हमने,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब टोटल मास बिफोर द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। तो यहां पर आप देखोगे तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि टोटल मास की बात आ रही है, क्योंकि हमने मास तो कहीं इन्वॉल्व कराया ही नहीं। यहां पर आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ एटम्स। क्या देख रहे हैं? कौन कौन एलिमेंट इन्वॉल्व है? कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरी तरफ भी वही है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड वही प्रोडक्ट साइड, केवल कंपोजिशन चेंज हुआ, वो केमिकल रिएक्शन की स्पेशलिटी है। अब काउंटिंग क्या देखें? कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, ठीक है भाई। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2 + 2 4, गड़बड़ है। ऑक्सीजन का 1 या ऑक्सीजन के 2, ये कॉमन जो 2 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट के तौर पे ये बताता है कि ब्रैकेट के अंदर की चीजों को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसकी काउंटिंग को। तो कैल्शियम 1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 + 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो ये अगर हम देते हैं तो ये कहलाता है स्केलेटन। लेकिन जब इस काउंटिंग को हम इक्वल करते हैं हर एक एलिमेंट के एटम्स की, तो ये कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या करें? कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4, यहां पे हम 2 नंबर दे देते हैं। अब ये 2 नंबर का मतलब इसके बाद जो भी सब्सटेंस है जिसके साथ ये 2 पहले अटैच किया है, इसका मतलब सारी चीजों जो भी इसमें है इस फॉर्मूले में सभी 2 से मल्टीप्लाइड हो गई। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 2 = 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन + 2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो ये जो नंबर हमने 2 पुट किया है, इसकी वजह से ये बैलेंस हुआ। ये जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, इस 2 के पुट करने के बाद, इस एग्जांपल में 2 के पुट करने के बाद जो चीज मिली वो एग्जैक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और कोई भी केमिकल इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन हम फाइनल पुट करेंगे वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने के तरीके को अगली वीडियो में आप देखेंगे हमारे इसी चैनल में। तब तक रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।